रोहिंटन मिस्त्री की स्टोरी स्विमिंग लेसन्स को समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड डायस्पोरा। डायस्पोरा उस ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो एक प्लेस से अपनी ओरिजिनल कंट्री से कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं। ऐसे ही जो डायस्पोरा राइटिंग है वो उस लिटरेचर का जो फॉर्म है जहाँ पे ऐसे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग हैं जो कहीं और जाके सेटल होते हैं, उनकी सिचुएशंस, उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी लाइफ के, उनकी स्ट्रगल्स, डिलेमा, उन सब को बयान करता है, उन सब का रिप्रेजेंटेशन होता है डायस्पोरा राइटिंग में। ये जो स्टोरी है स्विमिंग लेसन्स, ऐसी स्टोरीज़ जब हम पढ़ते हैं तो वी एज स्टूडेंट्स, एज रीडर्स, वी अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इमिग्रेंट्स फेस करते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो जो सिचुएशन है इंडियन इमिग्रेंट्स की इन कनाडा, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। सो वी हैव a writing form, a yarner, a story, of an Indian who is living in Canada। इस स्टोरी में तो हम जब ऐसी जो जैसे स्विमिंग लेसन्स जैसी स्टोरीज़ हैं, वी एज रीडर बिकम familiar with the fears, hopes, desires, ambitions, even the tensions that immigrants face in the country of their residence, जहाँ पर जाकर वो शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं उनमें से एक है जो नॉस्टैल्जिया है, जो मेमोरी है पास्ट की, द नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट। उनके अपने रूट्स हैं जो अपनी मदर कंट्री के अंदर, चाहे वो कहीं भी शिफ्ट हो गए हैं। जो डिलेमा है एक इंसान में ऑफ दिस एक्सेप्टेंस एंड असिमिलेशन, कैसे वो जो वो इमिग्रेंट है वो हमेशा एक प्रॉब्लम से एनकाउंटर होता है टू सेफगार्ड द आइडेंटिटी। तो देयर इज़ दिस मिक्सचर ऑफ पेन, ट्रॉमा, प्लेजर ऑफ दिस न्यू एग्जिस्टेंस। ये सब इस कहानी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हो रहा है। और ये कुछ जो डायस्पोरा राइटर्स होते हैं उनमें से कुछ राइटर्स की ये अप्रोच होती है कि वो अपनी इमिग्रेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इमिग्रेंट लाइफ के, उसको लेमेंट की तरह, रिग्रेट की तरह, दुख की तरह बयान ना करके उसमें पॉजिटिव साइड पे एम्फसाइज करते हैं। दे डोंट इग्नोर कि स्ट्रगल नहीं है, दे रियलाइज, दे शो दैट देयर इज़ अ स्ट्रगल इन द न्यू लैंड। जिस नई जगह पे वो शिफ्ट हो गए हैं वहाँ की स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हैं कि दे कैन नॉट बी ओवरकम, दे आर नॉट इनसरमाउंटेबल। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को वो बयान करते हैं राइटर्स जो रोहिंटन मिस्त्री जैसे हैं, कि उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक जो कैरेक्टर है, एक जो इंसान है नई कंट्री में भी, वो एक हैप्पी फ्यूचर एनविजन कर सकते हैं। You can remember, you can quote two names here। एक तो रोहिंटन मिस्त्री हैं और एक उमा परमेश्वरम है। उमा परमेश्वरम भी जो है इमिग्रेंट्स की लाइफ पे लिखती हैं। परमेश्वरन, PARAMESWARN। Before coming to the story of swimming lessons, let us understand the concept in this way, that life is a mixture of choices, and when we talk about the life of an immigrant, तो वो एक ऐसा नेट हो जाता है, ऐसा वेब हो जाता है चॉइसेस का, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो एक इमिग्रेंट की सेंसिबिलिटी होती है, सोचने का ढंग होता है, वो हमेशा दो चीज़ों के आसपास घूमता है। एक नॉस्टैल्जिया, मेमोरी ऑफ द पास्ट, और एक लेमेंट, मन में एक टीस, एक दुख। So there is always this conflict, like a pendulum. A person in a new place,
his sensibility always face this rigmarole, this pendulum like situation जहाँ पे दोनों cultures के अपने conflicts हैं। तो जो इमिग्रेंट राइटर्स हैं रोहिंटन मिस्त्री जैसे, वो भी इस जो एक ग्रुप है ये थीम्स का, जहाँ पे डिसलोकेशन, सर्वाइवल, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इन एस्पेक्ट्स को बहुत कवर करते हैं ये। और sometimes we see that a person if a person is a colored immigrant, है ना, ब्लैक है कोई रेस का और वो वाइट सोसाइटी में रह रहा है, तो नॉस्टैल्जिया जो है उसकी फीलिंग और ज़्यादा डीपन हो जाती है। रोहिंटन मिस्त्री खुद एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहे हैं 1975 से कनाडा में, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में पास्ट प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है, बट वो कभी सेंटिमेंटल नहीं होते। उनकी राइटिंग की ये फीचर है दैट विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल he has written detail about the past and present। और इमिग्रेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट देयर इज़ दिस पॉइंट बाय दीज राइटर्स दैट कौन सी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इमिग्रेंट्स की केस में जो ये एक चाज़्मिक फिजर होता है दो कल्चर्स का, जब वो बढ़ जाता है ना, वो जो दो कल्चर्स के बीच में जो खाई है वो बड़ी हो जाती है, उससे एलियनेशन की फीलिंग आती है, लोनलीनेस की फीलिंग आती है। तो जो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, स्विमिंग लेसन्स, इसमें कुछ सुपरफिशियलिटी की जिक्र किया है, जब दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं बट विद नो सेंस ऑफ नोइंग ईच अदर, उस सुपरफिशियलिटी को बयान करते हैं। और एक जो डिज़ायर है, जो टिपिकल टेंशन का रीज़न बनती है, कौन सी डिज़ायर? टू बिलोंग, कहीं पे अपना बिलोंगिंगनेस ढूंढना किसी जगह के साथ, और दूसरा बिलोंगिंगनेस के साथ साथ अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी को भी रिटेन करना, संभाले रखना, ये भी एक डिज़ायर है स्ट्रॉन्ग। जब एक जगह, एक अपनी जहाँ पे आपके रूट्स हैं, उस जगह को छोड़ के आप कहीं और सेटल होते हैं, तो फिर आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं बनती है, वो फ्लूइड बन जाती है आइडेंटिटी वहाँ पे। रोहिंटन मिस्त्री का बर्थ बॉम्बे में हुआ 1952 में, और 1975 में ही मूव्ड टू टोरंटो। और जो यूनिवर्सिटी है टोरंटो की, वहाँ पे उनको 2 प्राइज़ेस मिले। एक तो हार्ट हाउस के जो लिटरेरी प्राइजेज़ हैं, उनकी वन संडे और ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए उनको ये प्राइजेज़ मिले। और 1985 में उनको कैनेडियन फिक्शन का प्राइज़ मिला। उनकी जो ये कलेक्शन है टेल्स फ्रॉम फिरोज़ाबाद, FIROZSHA बाग BAGG, ये जो कलेक्शन है, इस बहुत ज़्यादा कहानियों का जो संग्रह है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ये शॉर्ट लिस्ट भी हुआ वहाँ पे 1988 में, गवर्नर जनरल्स का एक अवार्ड होता है। उनका एक नावल है सच अ लॉन्ग जर्नी, बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड, मच टॉक्ड अबाउट नावल है। वो नावल भी, उसकी सेटिंग बॉम्बे की है। इसको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था, इस नावल को, बुकर प्राइज़ के लिए। और इसको कॉमनवेल्थ जो राइटर्स प्राइज़ होता है वो भी मिला बेस्ट बुक ऑफ द ईयर के लिए। ये जो संग्रह कलेक्शन है स्टोरीज़ का, टेल्स फ्रॉम फिरोज़ाबाद, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो एक पारसी की लाइफ से जुड़ी हैं। वो बॉम्बे में एक फ्लैट में रहता है और वो फिरोज़ाबाद है नाम, और बहुत सारे वहाँ पे अजीब इसेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं। वहाँ पे एक अलग किस्म का कैरेक्टर है कर्सी बॉयस, जो कि कहानियों के कभी मार्जिन्स पे रहता है, बट वो डिसाइड करता है कि वो कनाडा जाएगा। ये डिसाइड करता है, वो जो कहानियों का संग्रह है उन सभी स्टोरीज़ की ये जो सेंट्रल पॉइंट है, उस कलेक्शन के, उस सीरीज़ के बिल्कुल लास्ट की जो कहानी है, वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो माइग्रेट करने की डिसीजन ले लेता है, कहाँ? कनाडा में। तो ये जो स्विमिंग लेसन्स है, ये फाइनल स्टोरी है उस कलेक्शन की।
ठीक है, जहाँ पे वो एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफ के साथ बिल्कुल एडजस्ट करता हुआ दिखाया जाता है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये जो पूरा कलेक्शन है टेल्स फ्रॉम फिरोज़ाबाद, ये इसमें बहुत सारा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। रोहिंटन मिस्त्री जो है अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। स्विमिंग लेसन्स, अगर हम उसकी स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे नैरेटर है कर्सी बॉयस, KERSIBOYCE, जो अपनी लाइफ डिस्क्राइब करते हैं कनाडा में, उनकी अपनी जो लाइफ है, और फिर उसको साथ साथ कनाडा की लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए साइमल्टेनियसली ही टॉक्स अबाउट हिज पास्ट एंड पेरेंट्स लिविंग इन बॉम्बे। तो जब कहानी शुरू होती है तो नैरेटर जो है वो एक बहुत ही ओल्ड इनवैलिड मैन से मिलते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उसको देखते ही, क्योंकि वो अब कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, उनको देखते ही नैरेटर को याद आते हैं अपने ग्रैंडफादर, और उनके ग्रैंडफादर भी बहुत बीमार थे। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये नैरेटर और वो ओल्ड मैन, बिल्कुल इमोबाइल हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव मच, और उनको बहुत मुश्किल होता है अपना टाइम पास करना। तो यहाँ पे एक उसी बिल्डिंग में एक पोर्तुगीज़ वुमन है जो कि बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरी हुई इंसान है, और वो उसका एक ही काम है कि जो उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको स्प्रेड करती है। कोई भी अगर पूछता है, कोई भी अगर इतनी केयर दिखाता है किसी के बारे में जानने के लिए, तो उसी ने नैरेटर को इन्फॉर्म किया, बताया कि ये जो ओल्ड मैन है इसकी बेटी जो है उसका ध्यान रख रही है। तो जब स्टोरी बिगिन होती है और ये डिस्क्रिप्शन चल रही है, उसी टाइम जो नरेशन है, जो कहानी है, वो पूरी वैसे स्टोरी में ये इट गोज़ बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कहानी चलती, कभी प्रेजेंट कभी पास्ट, टाइम और स्पेस में ये सब मूवमेंट चलता है। हमने इन गाइड नॉवल में भी देखा कि देयर इज़ दिस वे ऑफ नरेशन, कहानी को बयां करने का ये ढंग है। और नैरेटर जो है यहाँ पे, जो टोरंटो में वो बीमार इंसान है, और बॉम्बे में जो उसको अपने ग्रैंडफादर की याद आती है कि बॉम्बे में ग्रैंडफादर मेरे बीमार थे, तो वहाँ पे ये सब दोनों जो कहानियाँ, दोनों जो किरदार चलते हैं, तो नैरेशन जो है वो बैक एंड फोर्थ में चलती है। तो उसको याद आता है कैसे उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी उसके ग्रैंडफादर का, और इतनी ज़्यादा चीज़ें, फिर क्योंकि वो बीमार बहुत हो गए थे तो उनको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सो उसको जो नैरेटर है, ही रिमेंबर्स द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ द इलनेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स इलनेस, और किस तरीके से जो एक संघर्ष था उसकी मदर का, कि वो सिंगल हैंडेडली सारा जो केयर कर रही थी उसके ग्रैंडफादर का, उसकी ड्रेसिंग्स, उसके बेड पैन्स को हैंडल करना। सो शी वाज डूइंग इट सिंगल हैंडेडली। नैरेटर भी हेल्प करते थे, बट कभी भी जब उसके ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी, सो ही डिडंट गो टू द हॉस्पिटल, जितना वो महसूस करते हैं दैट ही शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। और ग्रेजुअली बाद में फिर उसके ग्रैंडफादर ही डाइड इन द हॉस्पिटल। तो ये जो नरेशन है स्टोरी का, अब जब हम देख रहे हैं कि टोरंटो में जब स्टोरी चल रही है तो बीच में उसके पेरेंट्स का रिएक्शन आता है। कहाँ पे हैं उसके पेरेंट्स? बॉम्बे में। जो भी वो उनको लेटर्स में लिख रहा है, अपनी बुक के चैप्टर्स भेजता है, और ये जितना जो रिएक्शंस हैं उसके पेरेंट्स के, ये जितना भी पोर्ट्रे डिस्क्राइब किया गया है वो इटैलिक्स में दिखाया गया है। एक तरह से जैसे मेन कहानी के बीच में कोई सब टेक्स्ट आ गया हो, है ना, उसको साथ में टैग किया गया हो। तो कर्सी जो है वो अकेला है टोरंटो में, कहानियों की किताब लिख रहा है वो। कौन सी कहानियाँ हैं? जो उसकी अपनी ज़िंदगी है इंडिया में, और कब जैसे वो स्विमिंग लेसन लेता है, और जो वहाँ पे एक जो उसकी लाइफ है, जो उसकी लाइफ है जहाँ पे वो स्विमिंग लेसन्स तो ले ही रहा है, और ही इज़ ट्राइंग कि मैं
उन स्विमिंग लेसन्स के ज़रिए, जैसे स्विमिंग एक नई आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है, खुद को एसिमिलेट करना पड़ता है, जस्ट करना पड़ता है, ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स दैट। तो मिस्त्री ने, रोहिंटन मिस्त्री ने बहुत ही क्लेवरली इस कहानी के अंदर एक जैसे कमेंट्री ऐड की हो, जैसे अपनी ही राइटिंग का क्रिटिक प्रेजेंट किया हो। कर्सी जो है उसने बुक को भेजा अपने पेरेंट्स के पास कि वो पढ़ें, है ना, और पढ़ें तो शायद कुछ अंडरस्टैंड करें वो, और कुछ डिस्कस करें उस बुक के कंटेंट्स के बारे में, और अगर कुछ ओमिशंस की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ी कलेक्शन का हिस्सा है। स्विमिंग लेसन्स खुद एक टेल्स फ्रॉम फिरोज़ाबाद की कलेक्शन का हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जैसे पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो इटैलिक्स में लिखा गया है और वो एक सब टेक्स्ट की तरह आता है, वैसे ही ये कर्सी का जो एक एलिमेंट है वो एक पूरी कलेक्शन में भी एक सब टेक्स्ट की तरह है, जो कि पूरी एक स्टोरी है, जो होल कलेक्शन की स्टोरी है। सो दैट मीन्स रोहिंटन मिस्त्री एज अ राइटर वो दो ट्रेडिशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। कौन से दो ट्रेडिशंस? जो शॉर्ट स्टोरी के कुछ दो ट्रेडिशंस हैं। एक तो है कि जहाँ पे बहुत जो पुराने स्टाइल में कंजर्वेटिव है, जहाँ पे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मोड होता है, जहाँ पे राइटर जो है वो अपनी लाइफ, अपनी थिंकिंग, अपना पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, और वो कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की तरह। सेमी, पूरी तरीके से अपना नहीं है, बट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टाइप हो जाता है। दूसरा ट्रेडिशन है जहाँ पे न्यूअर सेल्फ रिफ्लेक्सिव मोड है, जहाँ पे स्टोरी का काम ही क्या है कि वो स्टोरी एज अ स्टोरी पे कमेंट करे। the function of the story is to comment on itself. It is the self reflexive, खुद को रिफ्लेक्स करना, स्टोरी ने रिफ्लेक्स किया है। ओके, कमिंग टू द स्टोरी स्विमिंग लेसन्स। तो पोस्टमैन जो है वो रिंग करता है बेल, और नैरेटर की मदर जो है उसको थोड़ा सा टाइम, मतलब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और उसको डर लगता है कि कहीं पोस्टमैन जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉम्बे में ये शिवसेना का एजिटेशन रहा महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियंस के लिए, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और बाकी के जो वर्कर्स हैं उनके वर्स्ट बिहेवियर के कारण। तो जैसे ही वो लेटर देखती है, कनाडा से आया है, उसके बेटे ने लेटर भेजा है, तो वो उसको बख्शीश देती है, लाइक अ मदर, एनवेलप को किस करती है और अपने हस्बैंड को बताने के लिए भागती है। सो उसका जो हस्बैंड, कर्सी का फादर है, जो उसको कहता है कि एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है किस किस्म की लेटर्स होने वाली हैं। और ये जो लेटर्स हैं जो उसका बेटा भेजता है, ये हमेशा ही इसमें कुछ ना कुछ देयर आर अ फ्यू लाइन्स ऑफ एम्प्टी वर्ड्स। और जैसे ही मदर उस लेटर को रीड करती है, उसका जो वो एंथुजियाज़म है, वो जो एक एक्साइटमेंट है मदर की, वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है, क्योंकि लेटर में वेदर का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, मौसम की बात ज़्यादा है, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं है। तो फादर कमेंट करते हैं उसके बाद, एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ इज़ लॉक्ड इन साइलेंस एंड सीक्रेसी। तो नैरेटिव जो है हमने देखा वो शिफ्ट करता है बैक टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू बैक, ठीक है। अब वो पास्ट था, चल रहा था बॉम्बे का, और वो अब प्रेजेंट में टोरंटो की कहानी आ गई है। और यहाँ पे स्विमिंग लेसन्स के आसपास घूमती है। टू विमेन आर शोन, दे आर सन बादिंग, पैची लॉन है वहाँ पे, एक स्ट्रेच है वहाँ पे, उस जगह पे वो सन बाथ ले रही हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल वुमेन का डिस्क्रिप्शन है, और द नैरेटर फैंटेसाइजेस अबाउट देयर फिजिकलिटी, है ना, एंड ही गोज़ क्लोजली
and he notices that he gets disappointed to see the wrinkles on their skin, the sagging body that they have. So he goes for the narrator, he goes for his first swimming lesson. और जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो वुमेन जो है रजिस्ट्रेशन पे डेस्क पे वो पूछती है कि अब स्विमिंग इंडिया में इनकरेज नहीं होती क्या? तो वो तो मतलब वो खुद नैरेटर जो है वो बताना चाहता है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं स्विमिंग में एक एक्सपर्टीज़ हासिल की है उन्होंने, तो जैसे कि कोई फ़िश स्विम करती है, बट वो महसूस करता है कि वो एक एक्सेप्शन है। और फिर ही रिमेंबर्स कि कैसे वो स्विमिंग में फ़ेल हो जाता था, क्योंकि जो चौपाटी बीच में जो बीच पे जब वो जाता था वहाँ इतनी गार पे जितनी इतना रबिश, इतना लिटर था वहाँ पे कि उसका मन नहीं करता था वहाँ स्विम करने के लिए, इतना फिल्दी था वो वाटर। सो ही एग्ज़ामिन्स, जो नैरेटर है अपनी स्विमिंग ट्रंक्स को एग्ज़ामिन करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, और वो फैंटसाइज़ करता है अगेन अबाउट अ वुमन, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन who could be interested in a delectable Asian brown body। स्टोरी में से ये एक्सप्रेशन है। अब delectable डिलीशियस के लिए वर्ड होता है। सो वो जो उसकी फैंटेसी है उसको नैरेटर जो राइटर हैं वो बयां करते हैं कि दिस मैन कर्सी, ही इमेजिन्स एंड ही बिलीव्स दैट देयर शुड बी सम beautiful women in the group of non-swimmers who could be interested in tasting the pleasure of his delectable Asian brown body, whose strangeness has intrigued her and unleashed uncontrollable surges of passion। Unleashed क्या होता है? जो चीज़ जिस पे रिस्ट्रेन नहीं है, जिस पे कुछ बांधा रोका नहीं गया है, और अनकंट्रोलेबल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सर्ज वो राइज को कहते हैं, उत्थान उफान को कहते हैं। सो सर्जेस ऑफ पैशन इनसाइड हर थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्विमिंग लेसन, अनकोट। दिस इज़ फ्रॉम द स्टोरी। तो हम जो ये नैरेटर की फैंटसीज़ हैं ये बयां करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि जो नैरेटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, और वो एक ऐसा इंसान है जो लार्जली डिवेल करता है, रहता है, निर्भर करता है ड्रीम्स पे। तो ये जो कहानी का सीन है फिर ये बॉम्बे में शिफ्ट होता है, जहाँ पे मदर डिसाइड करती है कि वो रिप्लाई करेगी, और क्योंकि फादर ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं लिखेगा कुछ भी, जो भी उसने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब अनआंसर्ड गए हैं, और वो इस पे भी कुछ नहीं कंटिन्यू बात करता। लेकिन जैसे ही मदर लिखना लगती है चिट्ठी तो वो आता है और वो सजेशंस देता है कि उसको बोलो कर्सी को कि वो कैसे अपना जो डे है वो उस पर काम करे, और कैसे वो नाइट स्कूल्स में कुछ कोर्सेज़ को ज्वाइन करे। बिना हार्ड वर्क के देयर कैन बी नो सक्सेस। और जो मदर है शी हरसेल्फ टेक्स द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट। तो ये जो स्टोरी है मदर और फादर का, पेरेंट्स का, कर्सी के पेरेंट्स का जो लाइफ है बॉम्बे में और फिर टोरंटो में, इसका अपना जो अपने इनकाउंटर्स और अपनी लाइफ का डिस्क्रिप्शन वो चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे अब नैरेटिव जो है वो कहाँ चला गया, उस स्विमिंग लेसन पे, कि पहला स्विमिंग लेसन तो कुछ नहीं हुआ, होपलेस था, वाटर ने इतना डरा दिया उसको। और लेकिन हमने एज अ रीडर यहाँ ये समझना है कि स्विमिंग हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ मेटाफर। मेटाफर किसके लिए? फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन इमिग्रेंट। वो जो एक्सेप्ट होना भी चाहता है और वो एक्सेप्ट करना भी उसको पड़ता है उस नई लाइफ को। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन शीट जो है हैंड की जाती है उन सभी को जो स्विमिंग लेसन्स के लिए आए हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे यंग बॉयज़ हैं जो कुछ कमेंट करते हैं, और
कहते हैं कि ये पानी जो है अभी थोड़ी देर बाद ना कड़ी जैसा टेस्ट करेगा, क्योंकि वो इसको कर्सी पे कमेंट करते हैं. सो दिस स्मॉल इंसिडेंट इज़ शोन बाय मिस्त्री. वो कुछ रेशियल टॉन्ट पे कमेंट नहीं करते हैं, बस इसको सीन को डिस्क्राइब शो करते हैं. ओके, सो मूविंग टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि जो ये स्विमिंग लेसन्स लेने आए हैं लोग, ये सारी मिक्स्ड क्लास है. और there is this young woman for whom Kersey has a fantasy, has a deep interest. So there is this instructor, उसका नाम है रॉन, और वो उसको कहते हैं कि आप मतलब इन सबको सिखाते हैं कि आपने फ्लोट कैसे करना है बैक पे. और फिर वो वॉलंटियर के लिए आस्क करते हैं कि कोई है जो यहाँ पे ऐसे स्विम करके बाकियों को दिखाएगा. और वहाँ पे एक 35 ईयर ओल्ड वुमन है जो अपने पिंक स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है. सो शी कम्स फॉरवर्ड, और ये उसकी डिटेल फिज़िकलिटी को जिस तरीके से कर्सी इमेजिन करते हैं, और उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है टू कंटिन्यू दिस स्विमिंग लेसन्स. क्योंकि यहाँ पे जब वो लेडी आती है उस स्विमिंग स्टेप को वॉलंटरली शो करने के लिए, उसी टाइम पे फिर रॉन पूछते हैं कोई और भी है जो ये स्टेप जो स्विमिंग स्टाइल है इसको करके दिखाएगा. सो नैरेटर अनमाइंडफुली गोज़ फॉरवर्ड, और वो देखते हैं कि वो इतना एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता जाता है स्विम करते हुए कि वो पूरी का पूरा ग्रुप अपने साथ लेके जा रहा है. पीछे सब उसको कॉपी करते हुए स्विम कर रहे हैं, और वो इतना कहाँ पहुँच जाता है, बहुत ही डीप जो पार्ट है स्विमिंग पूल का वहाँ ले जाता है. और बाकी तो फिर बचे हुए हैं. ही इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्राउन, डूबने ही वाला था. वो इतना डर जाता है कि वो डिसाइड करता है कि अब मैंने नहीं आना नेक्स्ट वीक से. ओके, तो जब वो वापस जा रहा है और फिर उसको वो ओल्ड मैन मिलता है लॉबी में, और उसको वो बताता है कि मैं जब यंग था तो बहुत स्विम करता था. और जैसे ये स्विमिंग की बात याद आती है तो उसको लगता है अब नेक्स्ट लेसन के लिए जाना, तो मतलब उसको और फ्राइटन्ड हो जाता है वो, बट देन वो जो वुमन है पिंक स्विमिंग ड्रेस में उसको दिखी, वो उसको जो विजन है उसकी बॉडी का, दैट मेक्स हिम again interested in going for the next swimming lesson. और अब वो क्योंकि डूबने ही वाला था, तो जब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो बिल्कुल भी शैलो एंड में भी नहीं जाता, वहाँ से भी डरता है. और when he looks at the woman, no more the same attraction is no more there, तो वो बड़ा बिट्रेड होता है. उसको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है. तो हम ये बड़ा इनोसेंट सा एक वे दिखाया है, उसके रिएक्शन दिखाया है नैरेटर का, कि उसको स्विमिंग लेसन से ज़्यादा ही इज़ इंटरेस्टेड इन द फिज़िकलिटी ऑफ दैट वुमन. अब उसके लिए स्विमिंग और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है लर्न करना. तो अब वो कहता है मैं तो बिल्कुल भी आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेन. और एक तो जो द फैंटेसी दैट ही डिज़ायर्स टू हैव वो भी लूज़ हो गई, और उसके $30 भी लूज़ हो गए, क्योंकि 15 में उसने स्विमिंग ट्रंक्स ख़रीदे और 15 उसने स्विमिंग लेसन्स के लिए पे किए. अब ये जो स्टोरी है फिर दोबारा बॉम्बे में जाती है, जहाँ पे पोस्टमैन जो है वो पार्सल लेके आया है. अब लेटर नहीं लेके आया इस बार. तो पेरेंट्स बड़े हैरान हो जाते हैं, खुश भी हैं वो जब वो देखते हैं कि उनके सामने एक किताब है, कहानियों की किताब जो उनके बेटे ने लिखी है. तो अब उनको समझ आता है कि ओके, ये था जो हमारा बेटा इतने समय से कर रहा है, जो हम कह रहे हैं कि कुछ ख़ास हमसे बात नहीं करता है. और जो फादर है यही समझते रहे थे कि वो शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी में एज अ क्लर्क काम कर रहा है. सो फादर बुक को ओपन करते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और मदर जो है वो भी उतनी एक्साइटेड है, और उसको बड़ा अनफेयर लगता है कि अब तो मुझे वेट करना पड़ेगा. और वो फिर डिसाइड करते हैं कि पहले जो फादर है वो फर्स्ट स्टोरी रीड करेंगे, और फिर उसके बाद मदर को हैंड ओवर कर देंगे सो दैट शी कैन ऑल्सो रीड. और इस तरीके से दे कैन टेक टर्न्स
in reading the book. Okay, so this narrative again shifts to Toronto. वेदर चेंज हो रहा है और जो एक फॉल का, पतझड़ का टाइम है जहाँ पे लीव्स हैव स्टार्टेड टू फॉल, और बिल्डिंग, उस फ्लैट की सुपरिटेंडेंट है बर्था, BERTHA, और वो देयर इज़ दिस, वो उन लीव्स में है, वो जो पत्ते गिर रहे हैं ना, और वहाँ पे इतना शोर होता है, कमोशन, हलचल,